नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है, रविवार स्पेशल का दिन है, विशेष का दिन है। तो आज भारतीय राजनीति के एक घटनाक्रम के एक ऐसे पहलू पर जो है वो नज़र डालेंगे जिसके बारे में थोड़ी जानकारी है, थोड़ी नहीं है तो कई चीज़ें गलत तरीके से पेश की गई हैं। इस देश में वंशवादी राजनीति को कैसे आगे बढ़ाया गया, इस देश में एक परिवार को देश से कैसे जोड़ दिया गया, इस देश में किस तरह से डेमोक्रेटिक होने का चोला पहनकर परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया, ये इन सब बातों पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं। फिर से एक किताब का जिक्र है कि इस किताब के बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। वो दुर्गा दास की किताब है, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। इसमें इंदिरा गांधी कैसे कांग्रेस अध्यक्ष बनी, नेहरू जी ने कैसे उन्हें आगे बढ़ाया। ये बार बार कहा जाता है कि नेहरू जी नहीं चाहते थे, नाराज़ हो गए जब ये प्रस्ताव आया और उन्होंने विरोध किया, फिर वो बैठक में उसमें शामिल नहीं हुए जिसमें ये प्रस्ताव पास किया गया। ये सब गलत बातें हैं। दुर्गा दास ने अपनी किताब में लिखा है कि 50वें दशक के मध्य से ही नेहरू इंदिरा गांधी को अपने राजनीतिक वारिस के रूप में आगे बढ़ाने लगे थे, उसकी तैयारी करने लगे थे। और किस तरह से, उसका उन्होंने ब्यौरा दिया है। जब देश में, उन्होंने लिखा है कि जब देश में ये चर्चा चल रही थी और ये बात हो रही है 1955-56 की, जब देश में चर्चा चल रही थी कि नेहरू के बाद कौन, उस समय बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात थी कि नेहरू कृष्ण मेनन को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में पेश करना चाहते हैं। उनके बहुत करीबी मित्र थे। तमाम आरोपों और तमाम विवादों के बावजूद नेहरू उनको अपने साथ रखे रहे। और इस धारणा को पुष्टि मिली जब प्राइम मिनिस्टर्स कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में नेहरू कृष्ण मेनन को लेकर गए। पहली बार वो प्राइम मिनिस्टर्स कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में जो है किसी मंत्री को लेकर गए। तो ये माना गया कि ये वो संकेत दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उनको इस तरह से पेश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा था नहीं। तो 18 जून 1957 को दुर्गा दास ने अपने साप्ताहिक कॉलम में, जो पॉलिटिकल डायरी थी उनकी, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये धारणा गलत है कि जवाहरलाल नेहरू कृष्ण मेनन को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल वो इंदिरा गांधी को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपना चाहते हैं। ये लिखने से पहले उन्होंने बात किससे की? नेहरू मंत्रिमंडल में नेहरू जी के सबसे विश्वस्त लोगों में मौलाना आज़ाद और गोविंद वल्लभ पंत, दोनों लोगों से बात की। ये कॉलम लिखने के एक हफ्ते पहले संडे को, जो हर संडे को दुर्गा दास मौलाना आज़ाद के यहाँ सुबह की चाय पीने जाते थे, वहाँ उन्होंने अपना ये विचार बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है। मौलाना आज़ाद ने कहा कि मैंने अपने तई जो जानकारी इकट्ठा की है उससे मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं। उसके बाद दुर्गा दास को लगा कि अब इसमें कोई और पता करने की ज़रूरत नहीं, ये कन्फर्म हो गया। उन्होंने लिख दिया। नेहरू ने उनको बुलवाया और नाराज़गी जाहिर की। और क्या कहा, इस पर ध्यान से, ये बात ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत है या मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ या नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम दास टंडन जब कांग्रेस अध्यक्ष थे तो उन्होंने सरदार पटेल की बेटी मणिबेन को कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बनाया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तो दुर्गादास ने कहा कि भाई, मणिबेन 1920 से कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय थी, नीचे से ऊपर उठकर आई थी। इंदिरा गांधी का ऐसा कोई योगदान है नहीं। और ये बात उन्होंने इसलिए कही थी, उनकी दुर्गा दास की ये धारणा पुष्ट इसलिए भी हुई थी कि यूएन ढेबर, जो 1955 से 1959 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में इंदिरा गांधी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बना दिया। तो इससे वो एकदम बिल्कुल उनको निश्चित हो गया कि नेहरू इंदिरा गांधी को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको ये भी लगा कि जिस तरह से मोतीलाल नेहरू ऊपर से आए थे, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान में शामिल हुए, जवाहरलाल नेहरू ऊपर से आए, कांग्रेस हाईकमान में शामिल हुए, उसी तरह से इंदिरा गांधी भी हो गई। तो ये नेहरू परिवार की तीसरी पीढ़ी इस तरह से हाईकमान में शामिल हो गई। नेहरू जी की जो शिकायत थी वो ये थी दुर्गा दास से कि इससे इंदिरा गांधी का नुकसान हो सकता है। उनको एतराज़ सिर्फ ये वंशवाद वाली बात पर थी।
उसके अलावा किसी बात पर उनको एतराज़ नहीं था। उनको इस बात पर एतराज़ नहीं था कि वो इंदिरा गांधी को अपने राजनीतिक वारिस के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए कुछ दिन बाद फिर उन्होंने बुलवाया दुर्गादास को और कहा कि बहुत नुकसान किया आपने इंदिरा का, हिंदू बोलते थे, हिंदू का आपने बहुत नुकसान किया है। तो मुस्कुराते हुए दुर्गादास ने कहा कि आप बाद में आपको एहसास होगा कि मैंने मदद की है। मदद इस तरह से की है कि लोगों के जहन में, मन में ये बात डाल दी है कि नेहरू के बाद उनकी राजनीतिक वारिस उनकी बेटी इंदिरा गांधी होंगी। और दुर्गादास को इसलिए भी लगा कि नेहरू ने, जब इंदिरा गांधी ने शादी के बाद अपना नाम इंदिरा नेहरू गांधी रखा, तो इसका उन्होंने समर्थन किया। जो मेडन नेम था, शादी से पहले का नाम था इंदिरा नेहरू, उसको बरकरार रखने का समर्थन किया नेहरू जी ने। जब दुर्गादास ने ये बात कही कि मैंने इस विचार का बीजारोपण कर दिया है कि इंदिरा गांधी उनकी राजनीतिक वारिस होंगी, तो नेहरू संतुष्ट हो गए। दोनों हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा हुए। दुर्गादास ने यह नहीं बताया कि उनकी ये धारणा पुष्ट हुई मौलाना आज़ाद और गोविंद वल्लभ पंत से बातचीत के बाद। उन दोनों की भी यही राय थी। लेकिन असली घटनाक्रम उसके बाद शुरू हुआ। इंदिरा गांधी के कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य बनने के कुछ समय बाद UN ढेबर ने इस्तीफा दे दिया और इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। अब आप बात को समझिए, पिता प्रधानमंत्री, बेटी कांग्रेस अध्यक्ष। आज जो बात कही जाती है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह BJP अध्यक्ष बने, तो कहा गया कि दोनों बड़े पद एक राज्य के लोगों के पास कैसे जा सकता है। वहाँ तो एक राज्य ही नहीं, एक परिवार से थे और सवाल उठाने वाला कोई नहीं था। किसी ने नहीं कहा कि यह डेमोक्रेटिक है या इसमें कोई नैतिकता का भी सवाल है। तो उन्होंने पता करने की कोशिश की दुर्गादास ने कि ये हुआ कैसे। पता ये चला कि अगले अध्यक्ष के रूप में, मतलब UN ढेबर के बाद अगले अध्यक्ष के रूप में S निजलिंगप्पा के नाम पर कार्यसमिति में आम सहमति थी। फैसला हो गया। निजलिंगप्पा का जो है स्वागत होने लगा, जगह जगह से बधाई आने लगी। उसके बाद वो बेंगलोर रवाना हो गए, अपने गृह राज्य, अपने शहर बेंगलोर रवाना हो गए। उनके रवाना होने के कुछ ही देर बाद, उसी दिन UN ढेबर ने कांग्रेस कार्यसमिति की इमरजेंसी बैठक बुलाई। किसी को समझ में नहीं आया कि मुद्दा क्या है। जब बैठक में सब लोग पहुंचे तो कामराज ने पूछा कि भाई क्या मामला है। तो UN ढेबर ने कहा कि अगले अध्यक्ष के बारे में बात होनी है। तो उन्होंने कहा वो इशू तो सेटल हो चुका है, सबकी सहमति थी, बता दिया गया है निजलिंगप्पा को। तो जब UN ढेबर ने ये कहा कि इंदिरा गांधी से कहा जाना चाहिए कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालें। अच्छा, पंत जी जो सबसे ज़्यादा करीबी माने जाते थे नेहरू के, उनको भी कोई आइडिया नहीं था, कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या तैयारी थी, कैसे हुआ ये सब। तो उन्होंने कहा कि भाई इंदिरा जी की तो तबीयत नहीं ठीक है। तो बैठक में पहली बार नेहरू जी बोले। ये जो कहा जाता है ना, नेहरू जी उस बैठक में नहीं थे, मना कर दिया आने से और फैसला लेने से कि उसमें शामिल नहीं होंगे। नेहरू जी उस बैठक में मौजूद थे, पहली बार बोले। और पंत जी की बात पूरी होने से पहले पंत जी ने कहा कि इंदिरा जी की तो का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनको पहले इतना बोला, तब तक नेहरू जी बीच में गुस्से में बोले कि इंदु की तबीयत बिल्कुल ठीक है, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने कहा कि उसको कुछ काम मिलेगा तो उसका मन बहलेगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये किसी राज परिषद की बात नहीं हो रही है, किसी राजा के दरबार की बात नहीं हो रही है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी, और देश में जो सबसे बड़ा डेमोक्रेट माना जाता था जवाहरलाल नेहरू, उनकी मौजूदगी में ये बैठक हो रही है और ये चर्चा हो रही है। अब नेहरू के इतना बोलने के बाद तो फिर किसी के बोलने की हिम्मत नहीं रह गई। हाँ, UN ढेबर से ने नहीं कहा, लाल बहादुर शास्त्री ने फिर धीरे से कहा, जब लगा कि मामला किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इंदिरा जी से कहा जाना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष पद स्वीकार करने के लिए। यानी नेहरू जी शास्त्री जी को पहले कह चुके थे कि कार्यसमिति में आपको ये प्रस्ताव रखना है। UN ढेबर को मालूम था, मतलब उस बैठक की में जो कुछ हुआ उससे ये लगता है कि कम से कम ये दो लोग तो
अच्छी तरह से जानते थे। तो यहाँ से शुरुआत हुई नेहरू परिवार की तीसरी पीढ़ी के राजनीति में सत्तारोहण की। इंदिरा गांधी अध्यक्ष बन गई कांग्रेस पार्टी की। अब सवाल ये था कि निजलिंगप्पा को ये बात कौन बताए। तो नेहरू जी ने पंत जी से कहा कि आप बताइए। पंत जी ने कामराज से कहा कि नहीं आप बताइए। तो उसका हल कामराज ने ही निकाला। उन्होंने कहा कि उन्हें मतलब कामराज को, नीलम संजीव रेड्डी को और निजलिंगप्पा को एक साझा बयान जारी करके ये अपील करनी चाहिए कि इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालें, तो इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो मद्रास चले गए। उसके बाद कामराज, वहाँ बुलाया गया इन दोनों लोगों को और तीनों ने साझा बयान जारी किया। ये है इंदिरा गांधी के पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने की कहानी, या कहें कि नेहरू जी के इंदिरा जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाने की कहानी। जब इंदिरा जी अध्यक्ष बन गई कांग्रेस, तो प्रधानमंत्री रहते हुए भी नेहरू जी ने इंदिरा गांधी के दौरों की, जो पार्टी अध्यक्ष के रूप में दौरे थे, उनको बाकायदा प्लान किया और इस तरह से प्लान किया जिससे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक फ़ायदा हो। तो आप देखिए कि क्या हो रहा था उस समय। अब वो अध्यक्ष बन गई। उसके बाद अब देखिए एक और काम हुआ। दुर्गादास तो कहते हैं कि ये नेहरू ने सबकॉन्शियस के स्तर पर किया, मतलब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मेरा मानना है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। ये निश्चित रूप से नियोजित ढंग से हुआ ये कि नेहरू जी के पत्र जो उन्होंने लिखे थे, जो उनको लिखे गए थे, उसकी वो एक पुस्तक के रूप में छपे और उसका शीर्षक था अ बंच ऑफ लेटर्स। ये 1958 में छपा। सारे पत्र तारीख के अनुसार, क्रम के अनुसार उसमें छपे हुए थे, रखे गए थे। एक पत्र, जो पहला पत्र था, वो क्रम से अलग था। तो जाहिर है कि किसी ने इसमें दिमाग लगाया होगा, किसी ने तय किया होगा कि ये सबसे ऊपर रहेगा, ये लाइन तोड़कर ऊपर आएगा। तो वो जो पत्र लाइन तोड़कर ऊपर आया, वो सरोजिनी नायडू का पत्र था और ये पत्र लिखा गया था 17 दिसंबर 1917 को, जिसमें इंदिरा गांधी के जन्म पर नेहरू जी को बधाई देते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी भतीजी के जन्मदिन पर आपको बधाई। तो ये सामान्य बात है, शिष्टाचार की बात है। दोनों के जो है प्रोफेशनल संबंध भी थे और पारिवारिक संबंध भी थे, तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर कोई एतराज़ करे या कोई सवाल उठाए। लेकिन उस पत्र की जो आखिरी लाइन थी, उसने इस देश की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पत्र का आखिरी वाक्य था, किस टू द न्यू सोल ऑफ इंडिया। ये इंदिरा गांधी को उनके जन्मदिन के कुछ समय बाद लिखा गया था और उनको बताया गया था कि न्यू सोल ऑफ इंडिया। यहीं से शुरुआत हुई देश को नेहरू परिवार के समकक्ष रखने की, नेहरू परिवार से देश को आइडेंटिफाई करने की, कि नेहरू परिवार मतलब देश, देश मतलब नेहरू परिवार। ये जो नारा 1975 में लगा, इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया ना, इस नारे की पृष्ठभूमि, इसका बीजारोपण 1917 में हो चुका था और नेहरू जी के करकमलों से हो चुका था। और ये सायास था, मैं नहीं मानता कि ये अनायास रूप से इस तरह का काम हुआ। इस बीच में कामराज ने नेहरू जी के सामने एक प्रस्ताव रखा और उन्होंने कहा कि ये 1962 के चुनाव के बाद, उस समय लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते थे, 1962 के लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद कामराज ने ये कहा कि तमिलनाडु में, मतलब उस समय मद्रास नाम था, मद्रास में कांग्रेस का संगठन कमज़ोर हो रहा है। 1957 में डीएमके केवल 15 सीटें जीती थी, 1962 में वो 50 सीटें जीत गई। तो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर वो संगठन के लिए काम करें, संगठन को मजबूत करना ज़रूरी है। नेहरू जी के पास प्रस्ताव लेकर गए तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा समय दो, सोचने दो। उसके बाद कुछ समय बाद जो है उनका जवाब आता, उससे पहले जो है वो चीन ने आक्रमण कर दिया, युद्ध हो गया। उसके बाद माहौल देश में जो है नेहरू और कांग्रेस के खिलाफ होने लगा। उसी बीच 3 उपचुनाव हुए जिसमें विपक्ष के 3 स्टालवर्ड्स, बड़े नेता जीत कर आए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जेबी कृपलानी और मीनू मसानी।
इन तीनों के आने से भी ऐसा कहते हैं कि संसद में आने और सक्रिय होने से, सांसद बनने से नेहरू जी को थोड़ी परेशानी थी। फिर कामराज का ये प्रस्ताव मंजूर होता, इस पर विचार होता। इससे पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक कामराज से मिले। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद छोड़कर केंद्र में मंत्री बन जाएं और कुछ लोगों को केंद्र में आना चाहिए, जिससे केंद्र सरकार कमज़ोर हो। 1962 के हमले के बाद चीन के जिस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं, उसमें केंद्र सरकार को मजबूत करना ज़रूरी है। तो कामराज ने उनसे कहा कि नहीं, मंत्री नहीं, संगठन में काम करना ज़रूरी है, लोगों के बीच में जाना ज़रूरी है। जब तक हम लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, इस स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। बीजू पटनायक इसके लिए तैयार हो गए। नेहरू जी उस समय कश्मीर में थे, बीजू पटनायक उनसे मिलने कश्मीर चले गए। तो उनसे नेहरू जी ने कहा कि ठीक है विचार, और इस पर बात करेंगे। फिर वो हैदराबाद आए। हैदराबाद में उन्होंने कामराज को बुलवाया और पूछा कि क्या है तुम्हारी योजना। तो कामराज ने कहा कि ये योजना सिर्फ मद्रास के लिए है, उससे बाहर के लिए नहीं है। तो जब ये जवाब दिया कामराज ने, तो नेहरू जी ने उनसे कहा कि इस योजना को, इस मुद्दे को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उठाओ, जो कुछ दिन बाद होने वाली थी। अब कामराज को समझ में नहीं आया, उनको पता भी नहीं था कि नेहरू के मन में चल क्या रहा है, लेकिन चूंकि कहा था उन्होंने, तो उन्होंने कार्य समिति की बैठक में ये प्रस्ताव रखा कि वो ऐसा करना चाहते हैं। तब नेहरू ने इंटरवीन किया और कहा कि ये केवल मद्रास के लिए नहीं होना चाहिए, और राज्य जहां कांग्रेस कमज़ोर है वहां भी जो है इस योजना को लागू किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, उसके अलावा केंद्र से भी मंत्री इस्तीफा दें। कामराज ने कहा कि इतने बड़े परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, अच्छा होगा कि एक दो मुख्यमंत्री और एक दो केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे दें, तो इससे मैसेज चला जाएगा कि संगठन को मजबूत करना ज़रूरी है, संगठन के काम में लोग जुटें। लेकिन नेहरू के मन में तो दूसरी बात थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कामराज प्लान है और सब लोग इस्तीफा दें। तय हुआ कि सारे मुख्यमंत्री और सारे केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देंगे और नेहरू जी को सौंप देंगे। वो तय करेंगे किसका इस्तीफा मंजूर होगा, किसका नहीं होगा, कौन रहेगा मुख्यमंत्री, कौन रहेगा केंद्रीय मंत्री, कौन नहीं रहेगा। ये कांग्रेस के हाईकमान कल्चर की शुरुआत थी, उसकी नींव थी। अब आप देखिए, ये क्रमिक विकास है, ये ऐसा नहीं है कि आज का ये जो है दौर है या आज का डेवलपमेंट है। तो सब कुछ एकाधिकार जो है नेहरू जी के पास आ गया, एक डेमोक्रेटिक पार्टी में, जहां सलाह मशवरे से, जहां बहुमत से फैसले लिए जाते थे। जो लोग आज सवाल उठाते हैं दूसरी पार्टियों के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर, उनको ज़रा ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। उस समय के दौर में क्या हो रहा था, जब माना जाता है कि भारतीय जनतंत्र का आज़ादी के बाद वो स्वर्ण युग था, तो ऐसा था स्वर्ण युग, उसमें ये कुछ हो रहा था। उसके बाद कामराज योजना लागू हुई तो मोरारजी देसाई को हटा दिया गया। पंत जी का देहांत हो चुका था, उनके बाद पंत जी के बाद जो है नंबर 2 बन गए थे नेहरू कैबिनेट में मोरारजी देसाई। नेहरू ने मोरारजी देसाई को हटा दिया, मतलब इंदिरा गांधी के रास्ते का रोड़ा हटा दिया। तो ये कहानी है नेहरू परिवार की, उसके वंशवाद की। वंशवाद को कैसे पाला पोसा गया, पुष्पित पल्लवित किया गया। लेकिन मैं अपनी बात ख़त्म करूं उससे पहले डॉक्टर लोहिया का एक बयान उस समय का, उस पर ज़रूर गौर करना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए हमेशा के लिए। उन्होंने कहा था कि नेहरू परिवार को देश से आइडेंटिफाई करने का जो ये प्रयास है, जो ये कोशिश है, जो ये हो रहा है, ये अनडेमोक्रेटिक तो है ही, खतरनाक भी है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि नेहरू जी ने ये जो एंग्लो इंडियन जीवन शैली अपना ली है, इसके कारण वो हर उस चीज़ का विरोध करते हैं जो भारतीय लगे, जो भारतीयता के करीब हो। और उन्होंने कहा कि ये अच्छा संकेत नहीं। तो आप याद कीजिए उस समय जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था और आज का समय याद कीजिए, कांग्रेस का पूरा अतीत याद कीजिए और वर्तमान याद कीजिए। जिस खतरे की ओर उन्होंने आगाह किया था, जिसके प्रति आगाह किया था, वो हमारे सामने साक्षात विकराल रूप में मौजूद है। तो ये जो मन में भावना है गांधी परिवार के लोगों के
कि हम ही देश है, देश हमारे नाम से है, तो उसका बीजारोपण कहाँ से हुआ था, कब हुआ था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज के घटनाक्रम को, आज की राजनीति को, कांग्रेस की आज की जो कार्यशैली है, जो विचारधारा है, उसको समझना है तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।